हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। जो दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 15वां सेट, यानी कि जो आपके 14 सेट हो चुके हैं मैराथन के, आज ये 15वां सेट मैराथन का तैयार है। तो आप दौड़ने के लिए तैयार हैं मैराथन के लिए। क्वेश्चन से वही 25, और मुझे लगता है जितने 14 आपको सेट दिए जा चुके हैं उनमें सारे ही प्रश्न बहुत उम्दा हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका नंबर 100% आएगा। और जो है तैयारी करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। हिंदी मिरर से अगर आपको लगता है कि आपकी जो है तैयारी अच्छी हो रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। जो चैनल पर आज ही जुड़े हैं दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैंने आपका कंसेप्ट भी क्लियर किया है वीडियो में। जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी मैंने क्लियर किए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे यूपीएचईएससी से संबंधित 2 प्लेलिस्ट हैं। एक आपके टेस्ट से संबंधित है, एक आपके कंसेप्ट से है। तो दोनों प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिए। हो सकता है इन्हीं 2 प्लेलिस्ट से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। और लाइक एंड शेयर तो करते रहिए, इसके लिए दोबारा ना कहने पड़े। और दोस्त जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। आज मैंने देखा कि कई दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम मेहनत करते हैं तो शायद हमारी मेहनत लोगों तक पहुंच रही है और वो पसंद भी कर रहे हैं। तो कमेंट के द्वारा ये भी चीज़ हमें पता चलती है। लाइक तो पता नहीं चलते किसने किया है किसने नहीं किया, लेकिन इतनी काउंटिंग हो जाती है लाइक की। लेकिन आपके जो कमेंट आते हैं उनसे पता चलता है कि हाँ, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एक चीज़ और है कि एक मेरी वीडियो पर आता तो एक ही है, वो अनलाइक, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद नहीं है तो मत देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन अनलाइक मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि हम सभी मेहनत करते हैं वीडियो पर। जो भी कंटेंट लेकर आते हैं, मैं ही नहीं सभी करते हैं, और आप अनलाइक करते हैं तो उससे बहुत बुरा हम पर असर भी पड़ता है। जैसे कि आप एक के लाइक से हमारे प्रेरणा काम करता है, वैसे ही हमारे वो अनलाइक डिमोशन का काम तो नहीं करता, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत लोगों को कदर नहीं है। हम ये सोचते हैं कि लोगों को कदर नहीं है हमारी उसकी, जो मेहनत की है हमने, या हमें डिमोशन नहीं होते हम लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न पर। निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? वो आपके सामने आंसर ये सामने है ही है। उपरोक्त देशों में से केवल रूस की समय सीमा, जो सीमा है, समय सीमा नहीं, ओनली सीमा है, अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। अफगानिस्तान की सीमा से जुड़े पड़ोसी देश हैं। पूर्व एवं दक्षिण में पाकिस्तान है, पश्चिम में ईरान है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। उत्तर पूर्व में चीन है। अफगानिस्तान एक स्थलबद्ध देश है। तो ये बहुत सारी जानकारी आपको इसके बारे में मिली। किसके बारे में? अफगानिस्तान की सीमाओं के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्व की सबसे गहरी झील है, बताना है इसमें टीटीकाका, विक्टोरिया, बैकाल या फिर मृत सागर। ये प्रश्न मोस्टली पूछा ही जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है। ज्योग्राफी का तो ये बहुत ही, कहना चाहिए, पसंदीदा प्रश्न है। तो अगर आप इसका उत्तर लगा रहे हैं सी, बैकाल, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। गहरी झील है सबसे ये, तो विश्व की है ये सबकी गहरी झील। ठीक है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी, विशाल एवं प्राचीनतम झील है। इस झील की गहराई 101.6 मीटर इतने फिट है। यह झील रूप के साइबेरिया क्षेत्र में अवस्थित है, यानी कि स्थित है। उल्लेखनीय है कि टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। अब आपको टिटिकाका के बारे में पता चल गया। विक्टोरिया झील अफ्रीका में केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। यहीं से नील नदी निकलती है। मृत सागर विश्व का दूसरा सबसे लवणता भरा या लवणता वाला सागर है। तो चारों के बारे में ही आपको जानकारी प्राप्त हो गई। मुझे लगता है ये जो कंटेंट मैं लेकर आ रही हूँ कि आपके एमसीक्यू के साथ आपको संपूर्ण जानकारी जो मिल रही है, ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगी। अगर वहाँ से प्रश्न नहीं बनता, यहाँ से बनता है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित निम्नांकित अफ्रीकी देशों के दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर की सही स्थिति का क्रम क्या है? नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, अल्जीरिया। तो सबसे पहले हम दक्षिण का लेंगे, फिर दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे। तो लगा लीजिए आप 14 का आंसर। क्या लगा रहे हैं आप? अगर आप इसमें पहले आप ये देख लीजिए, BCAD, ABCD, ये BDCA, BCDA, तो लगा लीजिए 14 का आप क्या लगा रहे हैं। 14 का अगर आप लगा रहे हैं
BCAD, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, फिर तंजानिया, फिर नाइजीरिया, फिर अल्जीरिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी है ये प्रजातियाँ हैं, जनजाति जो भी बोलते हैं, और इधर क्षेत्र हैं। तो भील कहाँ है, संताल कहाँ है, खासी है, टोडा, ये कहाँ की जातियाँ हैं? तो बताइए, आप लगा लीजिए इसका टिक। तो आपका इसमें सी जो है नहीं है, सुमेलित नहीं बताना है। तो भील राजस्थान की है, संताल झारखंड की है, और टोंडा है तमिलनाडु की। लेकिन जो खासी है वो मेघालय की है, सिक्किम की नहीं है। लिख लीजिए, यह जनजाति मेघालय की है। यहाँ पर डिटेल दी गई है, इसको पढ़ लीजिए आप। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? जहाँ पर अभ्रक सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है अभ्रक का, वह राज्य कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो 16 का अगर आप लगा रहे हैं सी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। यहाँ पर डिटेल है, देख लीजिए। उपरोक्त विकल्पों के आधार पर भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है, जबकि 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं कौन से राज्य? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो बता दीजिए जल्दी से, आप क्या उत्तर लगा रहे हैं? अगर आप उत्तर लगा रहे हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो आप बिल्कुल सही हैं। यह इन राज्यों से होकर बहती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर डिटेल है, इसको आप पढ़ लेना आराम से। अगला प्रश्न देख लीजिए, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और मुझे लगता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही प्रश्न है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? माता टीला बांध, इसके बारे में तो बहुत बार आप पढ़ भी चुके हो, मैंने कई बार पढ़ा भी चुके हूँ मैं। तो उत्तर बिल्कुल सही जाना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में है। और ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि यूपी से संबंधित मैं कह रही हूँ कि सारे प्रश्न आपको आने चाहिए, क्योंकि आप वहीं का तो परीक्षा देने जाएंगे। आगे देख लीजिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन बताना है। काशीपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर या फिर रामनगर। तो 19 का तो मुझे लगता है जो इधर रहते हैं उन्हें सभी को पता होगा कि इसका निकटतम रेलवे स्टेशन रामनगर है। ठीक है, चलिए यहाँ डिटेल है, इसको चेक कर लेना, आप पॉज कर लेके पढ़ लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? कोच्चि करता है, चेन्नई करता है, मार्मोगोवा करता है या पारादीप करता है भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात? तो कौन करेगा इसमें से? जल्दी लगा लीजिए। तो अगर आप भी इसका लगा रहे हैं सी, मार्मोगोवा, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। देख लीजिए इसकी डिटेल यहाँ पर है। मार्मोगोवा पत्तन भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात पत्तन है। भारत में कुल लौह अयस्क निर्यात का 50% निर्यात इसी पत्तन से होता है। तो 50% तो इसने ही ले लिया, बाकी पत्तनों को मिल गया। और ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न पर। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बताना है। बांग्लादेश से पहले किसका पढ़ा था हमने? अफगानिस्तान के बारे में। आप पढ़ रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। किसकी सीमा नहीं मिलती? मेघालय की, त्रिपुरा की, मणिपुर की या फिर मिजोरम की। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको मैप आता है, तो आपने आंसर सही लगा लिया होगा। तो अगर आप लगा रहे हैं सी, मणिपुर की नहीं मिलती, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर डिटेल है, देख लीजिए इसको। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश से असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय राज्यों की सीमा लगती है। इतने सारे राज्य आपको इसके बारे में पता चल गए कि इनसे इसकी सीमा मिलती है। अगला है, निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में कौन इफको द्वारा संचालित नहीं होता है? आंवला, कांडला, फूलपुर या फिर सिंड्री। तो जो इसका सिंदरी है वो इफको द्वारा संचालित नहीं होता है। यहाँ डिटेल आप इसकी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है राखीगढ़ी, मांडा, रोपड़, हड़प्पा। तो ये आपके हिस्ट्री ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, आपका पॉलिटिकल भी आएगा और आपका शोध भी आएगा। बहुत सारी आपकी यूनिट्स हैं, यहाँ तक कि पैडागोजी और एडागोजी की भी मैं सोच रही हूँ एक दो वीडियो आपको बना कर दूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ संपूर्ण आपकी तैयारी हो चुकी है। वही मेरा थोड़ा सा रह रहा है आपके लिए। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए, मांडा है। चलिए आगे चलते हैं।
हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा पर मांडा नामक हड़प्पा स्थल स्थित है। मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जबकि इसकी पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश की, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र और पश्चिमी सीमा सुत्तका-गेडोर पाकिस्तान में है। पवित्र गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है? वह है, यानी कि जो गायत्री मंत्र है वह कौन से ग्रंथ में है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में? तो ये उत्तर तो मुझे लगता है सभी का सही जाना चाहिए। अगर आप पढ़े हुए यहाँ पर देख लीजिए, ऋग्वेद में सम्मिलित है। चलिए आगे चलते हैं। जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त अभिलेख में दिनार किसका वाचक है? वह है, दिनार किसका वाचक है? स्वर्ण सिक्का, ताम्र सिक्का, रजत सिक्का, कांस्य सिक्का। तो कैसी थी दिनार गुप्त अभिलेखों में? किस तरह का सिक्का इन्होंने चलाया था ये? तो 25 का अगर आप उत्तर लगा रहे हैं ए, स्वर्ण सिक्का, तो बहुत अच्छे। देखिए, गुप्त काल में हमारे सोने के सिक्के चलते थे, आज भी चलते हैं, लेकिन उस वक्त ये व्यापार में भी चलते थे। आज तो सिर्फ ये जो है एक तिजोरियों का ही सामान बनकर रह गया, लेकिन उस वक्त जैसे आज हम लोहे के सिक्के, गिलट के सिक्के यूज़ करते हैं, कभी एल्युमिनियम के भी सिक्के आए थे, तो उस वक्त सोने के सिक्के चलते थे। आगे देख लीजिए। दिनार स्वर्ण सिक्कों के लिए प्रयुक्त था। दिनार उच्च मूल्य के सिक्के थे जो बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए प्रयुक्त होते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था, क्या था? पाटलिपुत्र, दिल्ली, कनौज, अयोध्या। तो वह था कनौज। चलिए आगे चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने कनौज में अपनी राजधानी स्थापित की थी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। वह बौद्ध मतावलंबी शासन था, जिसके दरबार में हमेशा नामक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु भी आया था। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला देख लीजिए। निम्नलिखित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह था अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मुबारक शाह खिलजी या फिर बहलोल लोदी। दोस्तों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं, ये फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन में तो ये काम आएंगे ही आपके प्रश्न, लेकिन जो हिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और उनके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हो सकता है बन भी जाए, और आपके तो आएंगे। खैर, सामान्य है अध्ययन में ये वाले प्रश्न। चलिए देख लीजिए इसका उत्तर आपका क्या लगा रहे हैं आप? 27 का लगा रहे हैं आप भी, तो आप बिल्कुल सही। सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। कहाँ से? दिल्ली से। लोधी शासक सिकंदर लोधी ने आगरा को राजधानी बनाया। कब? इसमें 1506 में सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। नाप के लिए पैमाना, ये इनकी जन्म तिथि मृत्यु तिथि है, और 1506 में इन्होंने आगरा को राजधानी बनाया। नाप, अब देखिए और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है आपको। नाप के लिए पैमाना, गजे सिकंदरी का प्रारंभ इसी के शासनकाल में हुआ, जिसकी लंबाई 30 इंच थी। सिकंदर लोधी के आदेश पर एक आयुर्वेद के ग्रंथ को फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवादित किया गया। बहुत अच्छी उम्दा जानकारी हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए भी, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य अध्ययन के संबंधित में भी ये बहुत अच्छी है जानकारी है। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरुस्त, अभी दिल्ली दूर है, वह थे अमीर खुसरो, फिरोज तुगलक, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। तो जल्दी से बताइए कौन है इसका आंसर? तो इसका आंसर अगर आप बी लगा रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। और इस पूछा भी ना जाए, एक आम प्रश्न है कि दिल्ली अभी दूर है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये इस तरह का वर्ड यूज कर लेते हैं, जब कोई काम हमारा नहीं बन पाता तो कहते हैं अभी दिल्ली दूर है। तो इसी तरह का कुछ यहाँ पर भी बोलने का ही उनका रहा था मोटो। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने हुनूज दिल्ली दूर है अर्थात दिल्ली अभी दूर है उत्तरी सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक द्वारा उन्हें दी गई थी, धमकी के जवाब में कही गई थी, है ना। निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे, जहांगीर ने प्राप्त की दी थी किसको? नादिर उज जमा की पदवी। बताना है अबुल हसन, बिशनदास, अब्दुल समद, उस्ताद मंसूर। तो आपका ए आंसर सही है, अबुल हसन को उन्होंने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवा दिया था वह था अकबर, शाहजहां, जहांगीर या उपरोक्त से कोई नहीं। तो अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसका भी, जहांगीर ने एक सिख गुरु का सर जो है कलम करवा दिया था। देख लीजिए क्यों। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने सर कलम करवा दिया था, क्योंकि बादशाह जहांगीर के खिलाफ उनके पुत्र खुसरो के विद्रोह को गुरु अर्जुन देव द्वारा समर्थन किए जाने का आरोप था, इसलिए उन्होंने उनका सर कलम करा दिया था। निम्नांकित में जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया वह थे, किसने किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का?
लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हॉस्टिंग्स। तो बताना है कितने किया था। तो 31 का अगर आप लगा रहे हैं बी तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। उल्लेखनीय कि लॉर्ड लिटिन ने 1878 में राष्ट्रीय प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का लागू किया। इस एक्ट के द्वारा देशी भाषा के अखबारों को प्रतिबंधित किया गया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मोस्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है। सन 1939 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लगा लीजिए जल्दी से आंसर। इसके तो मुझे लगता है जानकारी अधिकतर स्टूडेंट को पता होगी जो तैयारी करते चले आ रहे हैं अपने एग्ज़ाम की। तो अगर आप इसका उत्तर लगा रहे हैं बी तो आप बिल्कुल सही हैं, जवाहरलाल नेहरू। चल आगे चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहुत ईजी प्रश्न है और ये अक्सर आपने पढ़ा भी है। ये अगर आपने कंपटीशन भी नहीं दिए हैं तो ये प्रश्न जो है हिस्ट्री या जो भी आपके पास रहता है इंटर तक उस वहाँ तक बीए तक भी अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ तक भी इसका प्रश्न का उत्तर पता चल जाता है देखने से ही। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक 33 में लगा लीजिए डी, विनोबा भावे। लगा लिया अगर सबका, मुझे लगता है ये सब भी जाएगा कि भूदान आंदोलन के बारे में सभी जानते हैं। यहाँ पर देख लीजिए भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ सन 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक गांव से किया था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसके द्वारा भूमि का पुनर्वितरण स्वेच्छापूर्वक करने पर बल दिया गया था। बहुत अच्छी जानकारी मिली है भूदान आंदोलन के बारे में। अभी तक सिर्फ आपको इतना ही पता था कि जो इसको आंदोलन का प्रवर्तक थे वह थे विनोबा भावे, लेकिन शायद इतनी जानकारी आपको नहीं प्राप्त थी। आज ये भी मिल गई तो नोट डाउन कर लीजिए। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? वह था 1972, 1973, 1974, 1975। बताइए भारत पाक के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? तो अगर आप उत्तर लगा रहे हैं ए तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। 1972 में इनके बीच शिमला समझौता हुआ था। डिटेल है यहाँ पर। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात हुए संधि को शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला में संपन्न हुआ था जिसके तहत 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में किसकी स्थापना 1916 में हुई? वह है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये नेट में भी नेट में जिनका क्वालिफाई है जो पीएचडी हैं अभी, तो ये नेट में अक्सर प्रश्न आपका पूछा जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो बताइए जल्दी से आप इसका उत्तर क्या लगा रहे हैं? तो लगा लिया आप लोगों ने। तो 35 का अगर आप लगा रहे हैं सी तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, पढ़ लीजिए इसको। अगला प्रश्न आपका देख लीजिए। यहाँ पर ये बहुत अच्छी जानकारी, इसको पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आपके नेट में भी बनेंगे और नेट के भी आपकी यहीं से तैयारी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। 1814-17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था अलीगढ़, वीरभूमि, अवध या फिर मालवा। तो बताना है। तो यहाँ पर इसका ए उत्तर है। 1814-17 की अवधि में अलीगढ़ के तालुकेदारों ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। प्रस्तुतः ब्रिटिश शासन के बढ़ते नियंत्रण के कारण तालुकेदारों की जमींदारी छीनी जा रही थी और उनकी हैसियत में कमी आ रही थी। इस स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में अलीगढ़ के तालुकेदारों ने विद्रोह शुरू कर दिया। ज़रूरी भी था, जब आपसे कोई चीज़ छीन रहे हैं और आपकी बिल्कुल ही हैसियत कहना चाहिए आपकी जो अस्तित्व ख़त्म हो जाता है तो आपको इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। हैसियत में कमी आ रही थी, आपके अस्तित्व में कमी आ रही थी, तो उसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया। इस प्रकार से आपके 25 प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और प्रश्न बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है सभी को पसंद आएंगे। लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही मैराथन के प्रैक्टिस सेट के लिए और कंटेंट के लिए और कंसेप्ट के लिए जुड़े रहिए।